हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर भारत के विदेश संबंध। और इस चैप्टर में हमने भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ा, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ा, इसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा था। और पिछले वीडियो में हमने भारत चीन युद्ध के प्रभावों के बारे में वर्णन किया। और आज सुबह जो हमने ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। पाकिस्तान के साथ युद्ध और संधि, इसके बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला 1947 में, हालांकि एक छाया युद्ध था, पूरे प्रभाव से ये युद्ध नहीं छिड़ पाया था, लेकिन फिर भी दोनों सेनाओं के बीच में टकराव जरूर हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच बचाव के कारण ये युद्ध जो है बंद हो गया था। तो इसके बाद में 1965 का युद्ध रहा जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 1971 जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद 1999 कारगिल युद्ध। ये आपको 4 पॉइंट्स पाकिस्तान के साथ भारत पाकिस्तान जो युद्ध हैं वो आपको इस तरह से याद रखने हैं। 1947, 1965, 1971, 1999। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने जैसे बताया कि 1947 में कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में टकराव हुआ। इसके बाद हमने डिस्कस किया 1965 के बारे में, ठीक है। इसके बाद 1971 और 1999 कारगिल वॉर। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हुए तो तनाव के कारण हुए। तो ये जो तनाव था भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि खराब रिश्ते, ये किस वजह से थे, क्या कारण थे। सुबह ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया, लाइव क्लास के अंदर, कि हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों का विलय जब भारत में हो गया तो उसकी वजह से तनाव हुआ। कश्मीर समस्या, इसकी वजह से तनाव हुआ क्योंकि कश्मीर भारत का अंग था, लेकिन उसके बाद में कश्मीर के काफ़ी हिस्से पर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा था। तो ये कश्मीर इशू आज भी, इसकी समस्या जो है समाधान नहीं हो पाया इसका। तो कश्मीर समस्या, आतंकवाद की समस्या है, इसके कारण जो है तनाव बना रहता है। इसके बाद कर्जे की जो रकम थी 300 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान को देने थे वो पाकिस्तान ने नहीं दिए। अल्पसंख्यकों की समस्या दोनों ही देशों में थी, लेकिन भारत ने अल्पसंख्यकों की समस्या को जो है सोल्व करने की कोशिश की, पाकिस्तान से ये काम नहीं हुआ। तो ये तनाव के कुछ कारण थे। एक और हम ले सकते हैं, नदियों का जो जल था, नदियों के जल का बंटवारा, ठीक है, ये भी एक समस्या का जो है जड़ थी, या इसको कह सकते हैं कि तनाव का एक कारण था। हालांकि नदियों के जो जल को लेकर एक समझौता जो हुआ था नेहरू जी और जनरल अयूब खान के बीच, सिंधु नदी जल समझौता जिसको हम कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में इसको साइन किया गया था। 19 सितंबर 1960 में ये समझौता साइन किया गया और आज तक इस समझौते पर अमल होता आया है, लेकिन फिर भी जल के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में तनाव हो जाता है। इसके बाद 1965 का हम जिक्र कर रहे थे, सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में सबसे पहले हमला किया, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के जो जनता है उसको समर्थन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब की सीमा की तरफ जवाबी हमला जो है करवा दिया और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेना जो है वो आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें हस्तक्षेप हुआ, लड़ाई का अंत हुआ और ताशकंद में एक समझौता हुआ जिसको हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। ताशकंद आजकल उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था और वहाँ पे जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ
भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत को भी कौन सा नुकसान हुआ? आर्थिक नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। उसको आप इसके बाद में आपको याद होगा कि जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। 1966 के बाद में भारत में अकाल भी पड़ा, जिसकी वजह से खाद्यान्नों की कमी आ गई। इसके बाद में ही जो है भारत में जो एक पंचवर्षीय योजनाओं में जो गैप आया था 1966 से 69 तक, वो भी इसमें महत्वपूर्ण था। तो आर्थिक समस्याओं का सामना भारत ने किया। ठीक है, हरित क्रांति भी इसी दौर की देन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1965 की जो लड़ाई है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब चलते हैं 1971 की लड़ाई में। इसको हम बांग्लादेश युद्ध कहते हैं। एक मैप की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। सबसे पहले इसकी सिचुएशन समझते हैं। इस मैप को आप देखिए और समझते हैं एक बार। इसमें देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बाउंड्री, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये छोटा सा आपको दिख रहा है बांग्लादेश है। लेकिन ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको हम ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। और ये था पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान, राइट। और बीच में था इंडिया। पूर्वी पाकिस्तान की जो आवाम थी, यानी कि जनता थी, वो बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे, बांग्ला। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती थी। तो इस प्रकार से दोनों के कल्चर में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला, भाषाओं में अंतर देखने को मिला। और ये भी बड़ा मुश्किल हुआ प्रशासनिक रूप से कि पूरे इंडिया को क्रॉस करके और इस पर नियंत्रण रखना भी थोड़ा मुश्किल हुआ। तो जो बांग्लादेश वॉर था 1971 में, वो मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का ही वॉर था, आज़ादी की लड़ाई थी। तो आइए इसके बारे में आगे समझते हैं। 1970 में पाकिस्तान का एक आंतरिक जो है अंदरूनी संकट खड़ा हुआ था। जब पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही। लेकिन मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी, इस पार्टी को वोट दिया था। और पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं पा रहे थे और आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आगे चलते हैं। ये उस समय की तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स हैं 1965 की लड़ाई की, जो हमने जिसके बारे में अभी डिस्कस किया हमने, किस तरह से पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद आगे चलते हैं, बांग्लादेश के मैटर पे ही जारी रखते हैं बातचीत को। इसकी जगह पाकिस्तान ने 1971 में शेख मुजीब को जो है गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके, यानी कि मौजूदा बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश है, को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया, जिसको हम बांग्लादेश आज़ादी संघर्ष कहते हैं। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ा, जो आजकल प्रभावित कर रहा है भारत को। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन दिया और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि भारत उसको तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की जो है गुपचुप तरीके से मदद मिलती रही। और साथ में ही खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर जो है 1971 में जुलाई में पाकिस्तान होते हुए चीन का दौरा उन्होंने किया था और अमेरिका और चीन के संबंधों को सुधारने की कोशिश चल रही थी। तो अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में यूएसएसआर के साथ 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि कर ली थी। आप इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे कि यूएसएसआर के साथ, सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसको मित्रता संधि कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मित्रता संधि कहते हैं। तो संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि अगर भारत पर हमला होता है तो सोवियत संघ जो है भारत की मदद करेगा। ये इसमें संधि थी। हालांकि इसके बारे में क्वेश्चन भी उठता है कि इस संधि होने पर क्या हम नहीं समझ सकते कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उस पर अमल कर रहा था, अभी भी कर रहा था, कि सोवियत संघ के खेमे में वो जा चुका था।
अगर हम इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखें तो भारत पूरी तरह से सोवियत संघ के पक्ष में नहीं गया, बस कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तों के माध्यम से उसने ये समझौता और मित्रता संधि की। मित्र होना एक अलग बात है, लेकिन गुट में शामिल होना एक अलग बात है। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सिएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही पूंजीवादी गुट थे जिसमें यूएसए का समर्थन था, और पाकिस्तान इन दोनों का ही सदस्य बन गया था। जबकि भारत ने इस प्रकार से किसी सैनिक गुट को जो है ज्वाइन नहीं किया था, किसी सैनिक गुट में भारत शामिल नहीं हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष अभी भी भारत बना हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। उसके 90,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया और उन सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हो गया, और इस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान का वजूद खत्म हो गया। पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ, जिससे इस युद्ध की पूरी तरह से समाप्ति हुई। और ये कह सकते हैं कि आगे शांति के राह को जो है इसमें रास्ता मिला। ये शिमला समझौता था 3 जुलाई 1972, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। तो कुछ समझौते और संधियों को भी आपने याद रखना है, जैसे हमने उन ताशकंद समझौते की बात की, ठीक है। उससे पहले हमने जो है भारत चीन के युद्ध में बात की थी, संधि की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच में पंचशील समझौता जो हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है और इनको जो है रिवाइज भी करना है। बीच में हम कुछ कारगिल संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जब भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा जो रेखा जो है LOC, उसके ठिकानों में जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिलीभगत भांपकर भारतीय सेना ने कब्जे के खिलाफ हरकत में आई और दोनों देशों के बीच सैनिक युद्ध छिड़ गया, जिसको हम कारगिल की लड़ाई कहते हैं। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकार ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और इस तरह से इस लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था, क्योंकि इसके ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। क्योंकि भारत ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी। तो यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को बहुत विवाद रहा। इस लड़ाई को लेकर कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा, और इसके बाद परवेज मुशर्रफ जो है पूरी तरह से पावर में आ गए पाकिस्तान में 1999 में नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर। ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की, जब बांग्लादेश युद्ध हुआ उस समय किस प्रकार से याह्या यील्ड्स टू इंदिरा एंड्स वॉर, इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस समय कितनी बुरी हार जो है पाकिस्तान की हुई थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और इस युद्ध में जो जीत मिली, उसके बाद अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कौन सी परिस्थितियां उस समय थी, और 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा जो उन्होंने दिया, साथ साथ उनको विजय मिली। और 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि मानने लगे थे लोग कि इंदिरा गांधी की सफल नीतियों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इसके बाद में पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष की जो कहानियां हैं वो हम देख चुके हैं, भारत और चीन के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ में। पंचवर्षीय योजनाओं को धक्का लगा। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खासतौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई, क्योंकि भारत को अब सैनिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 पर असर पड़ा, और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर हमला, ये मतलब कि इसके ऊपर अमल हुआ, जिसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो सकी,
और 1966 से 1969 के बीच प्लान हॉलीडे हम इसको कहते हैं, यानी कि गैप आया और एक वर्षीय योजना पर ही अमल करना पड़ा। हर साल 3 बार इसका प्लानिंग इसमें बनी थी। तो कुल मिलाकर इसका अगर हम प्रभाव देखें, भारत और पड़ोसी देशों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके प्रभाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि हमने रक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है निवेश करना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा हमने खर्चा करना शुरू कर दिया, रक्षा मामलों में व्यय करना हमने शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़ें, दोबारा से रिवाइज करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।